all. Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 4th, which is about air, water and weather. So students, today we have to discuss about these three factors or the three components of our नेचर. हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पे ये जो तीन चीज़ें हमें मिली हुई हैं बाय द नेचर, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ओके, चलो. सो लेट्स बिगिन अ चैप्टर with some introduction line. Air is a mixture of gases. It also contains dust, smoke and water vapor. The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. Moving air is called wind. Gentle and pleasant wind is called breeze. And fast and strong wind is called storm. So student, air क्या है? Air बहुत सारी gases का mixture है. ठीक है ना. हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, एक ब्लैंकेट है एयर का जिससे हमारे अर्थ के सरफेस को चारों तरफ से कवर किया हुआ है. और उस ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और ये एटमॉस्फेयर का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज एयर. एटमॉस्फेयर क्या है, एयर है. ठीक, एयर क्या है, एयर बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर से बनी हुई है. ठीक, चलो. अब जो मूविंग एयर होती है, एक्चुअल में स्टूडेंट हम एयर को देख नहीं सकते हैं. ठीक है, कि एयर को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो. कैसे? क्योंकि जब एयर मूव करती है, ब्लो करती है, तो वो चीज़ हमको फील होती है. जैसे कि हवा चलती है तो आपको पता चलता है ना, उसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है. लीव्स जो होती है ट्रीज़ की, वो देखो आप मूव करने लगती हैं. ठीक है, अगर आपने टेरेस पे कपड़े डाले होते हैं तो वो मूव करने लगते हैं. ठीक, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूविंग एयर की वजह से आपको देखने को मिलता है कि अच्छा एयर इज़ ब्लोइंग ओवर देयर. ठीक, बिकॉज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और अब वही विंड जब बहुत जेंटल और प्लेजेंट तरीके से, शांत तरीके से ब्लो हो रही थी, उसको हम ब्रीज कहते हैं. लेकिन जब बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग. ओके, चलिए. नेक्स्ट, लैंड एंड सी ब्रीज. सो ब्रीज मैंने अभी आपको बताया है, जेंटल और प्लेजेंट विंड जो होती है उसको ब्रीज कहते हैं ना. लेकिन नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ लैंड इज फास्टर देन वाटर. दिस डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग अप और कूलिंग डाउन गिव्स राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. दिस अकर्स स्पेशली इन द कोस्टल रीजन. सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि जो लैंड का हीट अप होना है, यानी कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीट भी हो जाती है, बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर. वाटर इतनी जल्दी हीट अप भी नहीं होता, ना कूल डाउन होता. लेकिन लैंड कंपेरेटिवली बहुत जल्दी जो उसका रेट है हीट होने का या कूल होने का वो ज़्यादा है. ठीक है, और जो ये डिफरेंस होता है हीट होने का या कूल होने का जो रेट है, वो जो डिफरेंस आया है उसी की वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जैसे फिनोमिना अकर करते हैं. और ये मोस्टली आपके कोस्टल रीजन्स में होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंड ब्रीज के बारे में. सो ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त स्टूडेंट क्या होता है, द लैंड लूजेस इट्स वार्म फास्टर देन द वाटर बॉडी. सो द वाटर इज वार्मर देन लैंड ड्यूरिंग द नाइट. जो लैंड होती है वो अपनी वार्म यानी कि जो गर्माहट है वो जल्दी लूज कर देती है एज कम्पेयर टू दी वाटर बॉडी. यानी कि वाटर बॉडी इतनी जल्दी अपनी क्या वार्मथ लूज नहीं करती है रात के वक्त जितनी जल्दी लैंड कर लेती है. दैट मीन्स व्हाट, कि वाटर ज़्यादा वार्म रहता है एज कम्पेयर टू लैंड ड्यूरिंग दी नाइट. फिर जो ये वार्म एयर होती है कहाँ से, वाटर के ऊपर वाली, वो क्योंकि वार्म है वो ऊपर की तरफ राइज होने लगती है, ऐसे ऊपर उठने लगती है. और जो कूल एयर होती है लैंड से वो कहाँ जाती है, ब्लो टूवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस. जो ठंडी हवा लैंड में से ऊपर आती है वो किधर की तरफ जाती है, सी की तरफ ब्लो करने लगती है. ठीक है, दस ब्रीज विच ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. सो वो जो ब्रीज, वो जो हवा लैंड से सी की तरफ रात के वक्त ब्लो करती है, फ्लो करती है, उस ब्रीज को हम लैंड ब्रीज बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग सी ब्रीज. सी ब्रीज कब होता है स्टूडेंट, सी ब्रीज का काम मतलब सी ब्रीज जो फ्लो होता है या देखने को मिलता है, दैट इज ड्यूरिंग द डे टाइम. सी ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड अप मोर देन द वाटर इन द सी. अब दोपहर के वक्त या दिन के वक्त क्या होता है, जो लैंड है वो ज़्यादा हीट हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडी. ठीक है, देन द एयर अबव द हॉट लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड. जो गर्म लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी सारी क्या होने लगती है, हीट होने लगती है. तो हमें पता है जो हॉट एयर है वो लाइटर होती है जिसकी वजह से वो राइज अप यानी कि ऊपर की तरफ उठती है. और जो कोल्ड एयर है जो सी वाटर में से आपकी वहाँ से निकल रही है वो किधर की तरफ, उस
स्पेस को फिल अप करने की तरफ रश करती है. दैट मीन्स व्हाट, वो ब्रीज जो सी टू लैंड फ्लो करती है ड्यूरिंग द डे, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक वाटर. So we have discussed so far about air, but now we have to discuss about water. So water क्या है, सबसे ज़्यादा abundant substance on the earth, सबसे ज़्यादा, बिकॉज कितना, नियरली 3/4, कितना 3/4 अर्थ का सरफेस है जो वाटर से कवर्ड है. वाटर आपको सीज, ओशन, लेक, पॉन्ड, इन सभी जगह पे मिलेगा. वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर वाटर एंड इन एयर टू. अंडरग्राउंड में भी पानी है हमारे, है ना, लैंड के नीचे भी पानी है, एयर में भी वाटर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर होता है. इनफैक्ट वाटर आपका एयर में किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग, सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू लिव. ओके, एंड द लिविंग बींग्स दैट live on dry land get water from the soil or from stream, river, lake, puddles, dew or rain drop. वो लिविंग बींग्स जो ड्राई लैंड, सूखी लैंड पे रहते हैं, उनको पानी कहाँ से मिलता है, या तो सॉइल से मिलता है, या जो आपकी वाटर स्ट्रीम्स होती हैं जैसे कि रिवर, लेक, पडल्स, ड्यू, यहाँ से पानी की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल होती है. फिर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है स्टूडेंट, उसको बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल एंड वेल. ठीक है, ट्यूबवेल्स होते हैं, वेल होते हैं, इनके थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को भी बाहर डग आउट किया जाता है, पुल आउट किया जाता है, उसको यूज किया जाता है. Dry places have less underground water. The level of underground water in a place is called the water level. जो dry places है, सूखी जगह है जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो भी बहुत कम होता है. ठीक है, वो पानी जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल होता है किसी भी जगह पे, उसको हम वाटर लेवल कहते हैं. नाउ वी कम टू ड्रिंकिंग वाटर. सो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि वो पानी जो आपका पीने लायक होता है, जिसको हम ड्रिंक करते हैं, वो पानी कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, क्लीन, साफ होना चाहिए, कलरलेस एंड विदाउट स्मेल. ना तो उसका कोई कलर होना चाहिए, ना ही उसकी कोई स्मेल होनी चाहिए, है ना. वाटर मे कंटेन जर्म्स विच मेक अस सिक, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू ड्रिंक सेफ वाटर. हो सकता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसे जर्म्स हो जो हमें बीमार कर सकते हैं, इसीलिए जो पानी है वो बिल्कुल क्या, सेफ होना चाहिए पीने के लिए. ठीक है, जो पानी आपका रिवर, लेक, पॉन्ड्स, इन सब का पानी होता है, ये क्या है, सेफ नहीं होता फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, बिकॉज व्हेन रेन वाटर रन्स ऑन द ग्राउंड मेनी इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल जर्म्स गेट मिक्स्ड विद इट. जब आपका ये पानी सभी वाटर बॉडीज का क्या, रेन वाटर जो है ग्राउंड पे आता है यहाँ से, ठीक है, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज और हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और वो पानी जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सॉइल, इट गेट्स प्योरीफाइड एज इट गोज डाउन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. ठीक, जो सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो जैसे जैसे सॉइल की डिफरेंट लेयर्स में नीचे की तरफ पास ऑन होता है, वो प्योरीफाई होता चला जाता है. इसलिए जो अंडरग्राउंड वाटर होता है दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, सो अंडरग्राउंड वाटर जैसे कि आपका वेल वाटर है, हैंड पंप वाटर है, ये आपके लिए फिट है, सेफ है फॉर योर ड्रिंकिंग पर्पस. इसीलिए आपने देखा होगा आप हैंड पंप वगैरह से जो पानी निकालते हैं विलेजेस वगैरह में, उसको क्या डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. राइट, चलो. नाउ वी कम टू इम्प्योरिटीज इन वाटर. अब पानी में इम्प्योरिटीज होते हैं ये हमें पता चल गया, लेकिन क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं वाटर के अंदर, दैट वी हैव टू डिस्कस. Nearly 3/4 of the total surface of the earth is covered with water. Different materials are carried by water. Some materials dissolve in water while others are insoluble in water. As the water flows, it carries with it mud and sand particles along with disease causing germs, hence water becomes impure. So student, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ का 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ द सरफेस पूरा वाटर से कवर्ड है, लेकिन हमारे लिए वो सारा का सारा पानी इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो पानी क्या है कैरी करके चलता है अपने साथ. बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं तो वो दिखते नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं तो वो ईजिली हमको विजिबल होते हैं. तो जैसे जैसे वाटर फ्लो करता है स्टूडेंट, वो अपने साथ मड, सैंड पार्टिकल्स प्लस कुछ ऐसे जर्म्स जो आपको दिखते नहीं हैं लेकिन वो हमारे अंदर क्या बीमारियों को, डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं, ऐसे डिजीजेस या ऐसे जर्म्स को भी वाटर अपने साथ कैरी करके चलता है. सो दैट मीन्स व्हाट, इस तरीके से वाटर क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. ठीक है, नाउ
नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि पानी इम्प्योर हो गया है, लेकिन उसका प्योरिफिकेशन भी तो किया जा सकता है। कैसे? सी, इम्प्योरिटीज इन वाटर पोल्यूट इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, सो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर एज फॉलो। सो जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती है वो क्या करती है स्टूडेंट, उसको पोल्यूट कर देती है और वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अनफिट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें उस इम्प्योर वाटर को प्योर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, सो दैट हम उस पानी को आगे क्या कर सके, पी सके। सो अब क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए टू मेक द इम्प्योर वाटर प्योर फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग? सो these are the steps which they have given to us. Okay, so let us discuss about them. The first is sedimentation. Sedimentation क्या है स्टूडेंट? Settling down of heavy insoluble impurities present in water is called sedimentation. This method is used to remove sand from water. The heavy impurities settle down at the bottom of the container. So स्टूडेंट इसे कहते हैं sedimentation। देखो आपको यहाँ पे कंटेनर लिया गया है, इसमें पानी डाला, ठीक है, इम्प्योर वाटर जो था, सो आप उसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। उस पानी को एक कंटेनर के अंदर अनडिस्टर्ब, बिना किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस के लिए उसको आप छोड़ दीजिए। तो कुछ टाइम बाद आपको क्या होगा, जितने भी हैवी पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स हैं, वो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ है, ये सारी डस्ट, ये पार्टिकल्स है, सब कुछ ये नीचे सेट हो चुके हैं। और जो ऊपर है अब ये सारा, दिस इज व्हाट, वाटर। सो इसको बोलते हैं क्या स्टूडेंट? सेडिमेंटेशन मेथड बोलते हैं, जहाँ पे हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, डिजॉल्व नहीं हो सकते और हैवी होते हैं, वो जब सेटल डाउन हो जाते हैं, जब पानी को आप कुछ देर के लिए इस तरीके से छोड़ देते हो, दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिकैंटेशन। एज सैंड इज हेवियर देन वाटर, sand settles down at the bottom. After some time on standing in undisturbed water, the water above becomes clear. The process of pouring out clean water is called decantation. अब देखो स्टूडेंट क्या हुआ, जब आपने सेडिमेंटेशन करवाया, उसमें से जो सैंड के पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा हेवी थे और जब हमने, और इनसॉल्यूबल भी थे, तो हमने जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ा कुछ समय के लिए, तो वो नीचे सेटल हो गए। तो उस प्रोसेस को तो हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। लेकिन जो अब ऊपर सारा जो वाटर है, जो साफ पानी ऊपर आ चुका है, अब उसको पोर आउट करना, बाहर निकालना उस प्योर वाटर को, उस क्लीन वाटर को, दैट इज नोन एज व्हाट, डिकेंटेशन। कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ये नीचे सारी इम्प्योरिटीज़ है ना, ये हमने ऐसे रख दिया, जो ऊपर का सारा पानी है उसको हमने एक दूसरे कंटेनर में निकाल लिया, एंड दिस इज व्हाट, क्लीन वाटर, एंड द मेथड इज नोन एज decantation. ठीक, चलो now next we come to filtration. It is a process of removing insoluble impurities in water by pouring it through a filter paper or filter cloth. This is called filtration. The clean water obtained in the beaker or container is called filtrate, and the insoluble impurities left behind on the filter paper are called residue. Today this work is done by a modern machine called filter machine. अब स्टूडेंट जो हमने अब वो डिकेंटेशन के थ्रू जो पानी निकाला है, वो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साफ पानी है, लेकिन एक्चुअल में वो अभी भी इम्प्योर है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। दे आर नॉट विजिबल टू अस, बट दे आर इनसाइड दैट वाटर, एंड दोज काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखती हैं, तो उनको हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन दे माइट कॉज व्हाट, डिजीजेज अमंग अस, है ना। तो उसको भी रिमूव करना इज नेसेसरी। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि जो आपने अभी वो पानी जो आपने निकाला है, उसको अब आप किसके थ्रू, फिल्टर पेपर या फिल्टर क्लॉथ के थ्रू पोर करेंगे। इस तरीके से देखो, है ना, ये सारा वो पानी था और ये आपका फिल्टर पेपर है। इसको अब आप क्या कर रहे हो, फिल्टर पेपर की तरह ये वाला पानी जो है नीचे की तरफ आप पोर कर रहे हो। सो अब जो ये स्टूडेंट आपका पानी यहाँ पे आ रहा है, वो ऐसा पानी होगा जिसमें से सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो चुकी है, ठीक है। और जितना भी आपकी वो इम्प्योरिटीज़ थी जो सॉल्यूबल है, वो सारी फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएंगी। तो जो क्लीन वाटर आपको इस बीकर के अंदर मिल रहा है आफ्टर फिल्ट्रेशन मेथड, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इस फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएंगी, उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू, एंड दिस होल मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है, जहाँ पे हम बाय फिल्टर पेपर, फिल्टर क्लोथ के थ्रू पानी को प्योर बनाते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे तो स्टूडेंट इसके लिए फिल्टर मशीन आती है, काफ़ी मॉडर्न मशीन है जिससे पानी को फिल्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन पहले इसी तरीके से कुछ काम करते थे।
नाउ वी कम टू स्टेट्स ऑफ मैटर. सो वाटर जो है स्टूडेंट 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इन तीनों ही स्टेट्स जो हैं, पानी की तीनों ही स्टेट्स को हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर बाय आइदर हीटिंग इट और कूलिंग इट. ठीक है, चलो जैसे कि सबसे पहले मेथड है इवेपोरेशन का. सो इवेपोरेशन क्या है स्टूडेंट? इवेपोरेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप वाटर को हीट करते हो और उसके बाद वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वेपर स्टेट में आने लगता है और इसी मेथड को इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है, सी टेक अ वेट स्पॉन्ज एंड स्विच ऑन द फैन. Write your name on the blackboard with the wet sponge. Observe for a few seconds. You will see that the name disappear. This happened because water changes into water vapor. The process by which water changes into water vapor is called evaporation. During summer, when the weather is hot, more water gets evaporated from the water bodies. So the water vapor content in air is more in summer than in winter. This makes the weather humid. Humidity is the amount of water vapor in the air at a given टाइप. सो स्टूडेंट आपको क्या बोला है कि आपको एक स्पॉन्ज लेना है जो कि वेट हो, पूरी तरीके से गीला हो. उसके बाद आपको फैन ऑन कर देना है. ठीक है, स्विच ऑन करना है और उस वेट स्पॉन्ज से या ब्लैक बोर्ड पे अपना आपको नेम लिखना है. नेम लिखने के बाद आप क्या देखोगे, कुछ टाइम बाद आपको जो नेम है वो ब्लैक बोर्ड से डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट आपने फ़ैन ऑन करा था, फ़ैन में से जो एयर निकल रही थी, उसने क्या करा, उस एयर ने जो वाटर, आपने जिस वाटर वेट स्पॉन्ज से क्या ब्लैक बोर्ड पे अपना नेम लिखा था, वो वाटर को कन्वर्ट कर दिया वाटर वेपर में और वाटर वेपर वहाँ से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एयर में डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपका नेम डिसअपियर हो गया. तो यही प्रोसेस जहाँ पे वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन होता है. और समर सीजन में जो हमारा वेदर होता है वो काफ़ी हॉट होता है, इसलिए इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, वाटर बॉडीज ज़्यादा इवेपोरेट करने लगती हैं. ठीक है, और ये वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो एयर में ज़्यादा होता है इन समर्स एज कम्पेयर टू विंटर्स. सो इस वाटर वेपर के कंटेंट को जो एयर में प्रेजेंट होता है इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि समर्स में ह्यूमिडिटी का रेट ज़्यादा होता है विंटर्स के कंपैरिजन में. ठीक है, चलो अब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर स्टूडेंट डिपेंडेंट है. ठीक है, तो सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन टू अस, वाटर इवेपोरेट्स रैपिडली, अंडर अदर कंडीशंस इट मे नॉट. यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है और हो सकता है दूसरी कंडीशन में उतनी जल्दी ना हो. ठीक है, सो अब कुछ कंडीशंस जिसमें आपको इवेपोरेशन जल्दी होता है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, they have given to us. Number 1, water evaporates faster when it is windy. यानी कि जब हवा ज़्यादा चलती है ना, तब वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है. सेकेंड कंडीशन, वाटर evaporates faster when the temperature is high. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है. वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज. जो सरफेस एरिया अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो भी वाटर के इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है. एंड वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई. जब एयर आपकी ड्राई होती है यानी कि ह्यूमिडिटी जब कम होती है तब भी वाटर का इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट process which is known as condensation or the method by which we can change the state of a matter. Okay, so condensation क्या है? condensation रिवर्स है evaporation का, यानी कि जब वाटर से आप वाटर वेपर बनाते थे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता था, इवेपोरेशन बोला जाता था, जो बाय हीटिंग होता था. लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर दोबारा से वाटर स्टेट पे आता है, उसको बोलता है कंडेंसेशन, है ना. सो ये किसकी वजह से होता है? कूलिंग की वजह से. कूलिंग क्या करती है, वाटर वेपर को ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. सो जैसे कि आपको एग्जाम्पल गिवन है, पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीज फॉर 1 hour. फ्रीजर में आपको 1 घंटे के लिए पानी का ग्लास रखना है. नाउ टेक इट आउट एंड कीप इट आउटसाइड फॉर 10 to 15 मिनट्स. फिर उसके बाद आप उस ग्लास को बाहर निकालेंगे, है ना, और 10 to 15 मिनट्स के लिए आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे. सो यू विल सी दैट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड. दिस अकर्स ड्यू टू कंडेंसेशन. सो आप क्या देखोगे कि उस ग्लास के आउटर साइड पे वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलती है ना. तो वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन. सी इस तरीके से, ये ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर था, ठंडे पानी का ग्लास था, इसको आपने बाहर रखा रूम टेम्परेचर में. कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि बाहर इस तरीके की कुछ ड्रॉपलेट्स दिख रही है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास. दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, चलो. Now next we come to water cycle.
The water cycle is a continuous cycle of how water evaporates and returns back to the earth. The sun heats up the water in rivers, lakes and oceans, and the water evaporates and turns into water vapor. It condenses to form a small drop of water. These small drops join together to form clouds. When these clouds pass through cooler air, they get cooled further. The water droplets in the clouds condense into raindrops and fall as rain. This is called precipitation. This continuous process of evaporation, condensation and precipitation is called the water cycle. So student, क्या होता है कि देखो ये वाटर बॉडीज है. सो वाटर बॉडीज में क्या है, पानी है. सन की जो हीट होती है, सन की हीट की वजह से क्या होता है, ये सारा पानी जो है वो गर्म होने लगता है, यानी कि वाटर कन्वर्ट होने लगता है, वाटर वेपर स्टेट में आने लगता है ना. और प्रोसेस का नेम क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस. ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो सारा पानी था वाटर बॉडीज में, ये हीट अप होता है, हीट होने से वेपर स्टेट में आता है. और वेपर स्टेट क्या होती है, लाइट होती है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ राइज अप होना शुरू होते हैं वाटर वेपर, और कहाँ जाते हैं, अब इन दी स्काई. स्काई में जाके वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर ठंडा होने लगते हैं, और ठंडे होने लगते हैं तो दोबारा से ये अपनी क्या ओरिजिनल स्टेट में, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं. और इस प्रोसेस का नेम क्या है, कंडेंसेशन. ठीक है, यानी कि ऊपर जाके ये वाटर वेपर ठंडे होने लगेंगे और दोबारा से क्या वाटर ड्रॉपलेट्स में आने लगेंगे. और ये वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर फिर और कम होता चला जाता है, जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा वाटर और क्या होगा, अब देखो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर आपस में कंडेंस होने लगेंगे, और कंडेंस होकर क्या बना लेंगी, क्लाउड्स, बादल बन जाएंगे. फिर ये क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारे क्लाउड्स दोबारा नीचे रेन वाटर की फॉर्म में, यानी कि बारिश की फॉर्म में वापस ऑन द लैंड दे कम बैक. एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जब क्लाउड्स दोबारा से क्या करते हैं, सारी वाटर ड्रॉपलेट्स को रेन वाटर की फॉर्म में बैक कर देते हैं टू द लैंड. फिर वो सारा पानी दोबारा से जब बारिश की फॉर्म में नीचे आता है, फिर सबको फ्लो करके दोबारा से वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, फिर इवेपोरेशन होता है. सो ये जो कॉन्टिन्यूस साइकिल चलती है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन की, हमारे नेचर में है ना, ऑन इट्स ओन. एंड द वाटर साइकिल this continuous cycle of evaporation, condensation, precipitation in the nature is known as what, water cycle. ठीक है, सो रेन, ड्यू, फ्रोस्ट, स्नो, फॉग, हेल, स्नो, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसकी, प्रेसिपिटेशन की. ठीक है, इसमें क्या आपको कुछ बता भी रखी है. सबसे पहले ड्यू है. ड्यू क्या है, व्हेन द नाइट्स आर कोल्ड वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड ऑन प्लांट्स एंड आल्सो ऑन विंडो पेन. दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स. यू कैन सी ड्यू ड्रॉप्स सेटल ऑन प्लांट्स, कार्स एंड अदर थिंग्स इन विंटर्स. जब नाइट, यानी कि रात के समय जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपने देखा होगा जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, वो कंडेंस होके छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको अब ग्राउंड पे, प्लांट्स पे, या फिर जो विंडो के पेन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है. इनको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं. ये ड्यू ड्रॉप्स यूजुअली हमें विंटर्स में देखने को मिलता है आफ्टर अ कोल्ड नाइट. ठीक है, प्लांट्स पे, कार वगैरह पे भी आपने देखा होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज हेल. हेल क्या है, when raindrops pass through a cold region of the atmosphere, they freeze as balls of ice and becomes hail. Hailstone form due to condensation of water storm clouds. They can be very dangerous at times. जब रेन ड्रॉप्स किसी एटमॉस्फेयर के कोल्ड रीजन से पास होती हैं, रेन ड्रॉप्स, ठीक है, वो वहाँ जाके फ्रीज हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं, आइस की बड़ी बड़ी बॉल्स बन जाती है, जिनको आप हेल कहते हो. हेल स्टोन्स कब बनती हैं, जब वाटर का कंडेंसेशन होता है इन दिस स्टॉर्म क्लाउड्स. ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकती हैं कभी कभी. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉग. समटाइम्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. विंटर सीजन में आपने देखा होगा कभी कभी वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है. कहाँ कंडेंस होगा, जो ग्राउंड के ऊपर होगा, जस्ट अबव द ग्राउंड. उस वाटर वेपर के कंडेंस होने के बाद वो क्या बना लेता है, थिक क्लाउड बना लेता है. इसी को हम फॉग कहते हैं. फॉग ज़्यादातर क्या, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट मिलेगा जो लो लाइंग एरिया है, यानी कि जो नीचे प्लेन एरिया होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा जो फॉग है वो कैसा होता है, थिक होता है. नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या है, व्हेन नाइट्स आर वेरी कोल्ड, यानी कि जब रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो जो ग्राउंड का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है. सो इस केस में जो वाटर है आपका ग्राउंड का, वो फ्रीज हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है स्नो. ठीक है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर वेपर ऑफ द एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ लेस देन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड स्नो. देयर आर वाइट pieces of frozen water that fall from the sky in cold weather. So जब आपका precipitation किसमें, छोटे छोटे वाइट आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन होता है डायरेक्टली
कहाँ, वाटर वेपर ऑफ द एयर से जब टेम्परेचर आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो उसको बोलते हैं स्नो। स्नो क्या है, वाइट पीसेस होते हैं फ्रोजन वाटर के, ऐसा वाटर जो फ्रोज हो चुका है उसके वाइट पीसेस जो स्काई से डायरेक्टली फॉल करते हैं कब, कोल्ड वेदर पे, उसको हम स्नो कहते हैं, स्नोफॉल। ठीक है, सो स्टूडेंट दे हैव गिवन अस द पिक्चर आल्सो ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये आपका ड्यू है, ये देखो बूंदे जो दिख रही है पानी की, दिस इज हेयर, दिस इज फॉग, दिस इज फ्रोस्ट एंड दिस इज स्नो। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट इज वेदर। सो वेदर क्या है स्टूडेंट, वेदर एक नेम है जो एटमॉस्फेरिक एयर, देखो weather is a name given to the changing condition of the atmospheric air which surrounds the earth. Weather conditions include wind, storm, rain, snow and sunshine. It changes from time to time. जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर की चेंजिंग कंडीशन है कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है ना, वो हमेशा चेंज होती रहती है, उस चेंजिंग कंडीशन को ही हम वेदर कहते हैं। वेदर कंडीशन में विंड, स्टॉर्म, रेन, स्नो, सनशाइन, ये सभी चीज़ इंक्लूड होती हैं। वेदर आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो वेदर की जो कंडीशन चेंज होती है वो सन के प्रेजेंस की वजह से होती है। हमें पता है अर्थ मूव करता है अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सेस, खुद के एक्सेस पर अर्थ मूव करता रहता है। सो जो डिफरेंट पार्ट्स है अर्थ के वो सन की तरफ क्या होते हैं, टिल्ट हो जाते हैं, है ना, फॉर अ फ्यू मंथ एट अ टाइम। सो वो पार्ट जो सन की तरफ क्या करेगा, फेस कर रहा होगा, वो वार्मर होगा, और जो सन से ऑपोजिट होगा, सन के फेस की तरफ से, वो कोल्डर रहेगा। सो द पार्ट्स टुवर्ड्स द सन आर वार्मर व्हाइल द पार्ट्स अवे आर कूलर। जो सन से दूर है पार्ट वो आपके ठंडे होते हैं, जो सन की तरफ होते हैं वो गर्म रहते हैं। सो द हीट ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ ड्यूरिंग द डे बट नॉट ड्यूरिंग द नाइट, सो नाइट्स आर जनरली कूलर देन डे। सो दैट मीन्स व्हाट, हमें पता है ये आपका जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो रोटेट करते 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 जब वो जो अर्थ का फेस जब सन के टूवर्ड्स फेस करेगा तो सन की हीट डायरेक्टली सिर्फ उस पर फॉल करेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, डे टाइम होगा, और डे टाइम पे क्या रहेगा, हॉट रहेगा, है ना। और जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे सन की हीट है, सन की लाइट फॉल नहीं हो रही है, और वहाँ पे क्या होगा, ठंडा रहेगा टेम्परेचर, नाइट टाइम भी होगा और कोल्ड भी रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, चल। In the morning and evening, the sun rays are slanting, so it is not very hot. At noon, the sun rays fall directly on the earth and it is very hot. Summer days are hotter than winter days because the sun rays fall directly in the summer than in the winters. So morning और evening के टाइम पे sun की rays ऐसे slanting होती है, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन during the noon time, दोपहर के वक्त sun बिल्कुल हमारे above the head होता है, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि sun की जो rays है, heat ray, वो डायरेक्टली हमारे ऊपर फॉल करती हैं। ठीक है, समर डे ज़्यादा हॉट होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर डे, क्योंकि जो सनरेज फॉल करती हैं ड्यूरिंग द समर्स वो डायरेक्टली फॉल करती है एज कम्पेयर टू विंटर। विंटर डेज कैसे होता है, कूल होते हैं समर डेज के कंपैरिजन में, क्योंकि सनरेज ज़्यादातर स्लैंटिंग रहती हैं विंटर्स में, स्लैंटिंग पड़ती है विंटर्स में, है ना। Meteorologist is a specialist scientist who studies the process of Earth atmosphere that cause weather conditions. He predicts the weather and also called weather forecaster. Meteorologist कौन होते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ साइंटिस्ट होते हैं जिनका काम होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो आने वाले चेंजेस हैं, प्रोसेसेस है ना, उनको स्टडी करना, सो दैट हमें ये पता चल सके कि वेदर की कंडीशंस क्या होंगी, यानी कि उनका काम होता है वेदर को प्रिडिक्ट करना, जिसको हम वेदर फोरकास्टर भी कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट को। Okay, so student, the chapter is completed over here. I hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you everyone.